हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे सेज लॉ। ये सेज की पिक्चर है और ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे। जब हमने इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे क्लासिकल्स आए, वो क्यों फेल हुए, फिर केन्स आए, फिर उसके बाद मोनेटरिस्ट आए। तो जो सेज लॉ है ना, वो से के द्वारा बनाया गया है और जो कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जो कि कहना था क्लासिकल्स का। तो ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये क्लासिकल्स के हैं, तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला। सो सेज लॉ ऑफ मार्केट ऑफन एसोसिएटेड विद द क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी, क्योंकि ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है और इनका ये कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है, जो कि क्लासिकल्स की थॉट प्रोसेस थी। इसलिए इनको बाइफिकेट किया गया इन क्लासिकल्स ओनली। दिस प्रिंसिपल एट्रीब्यूटेड टू द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, इनका पूरा नाम यही है, जेन बाप्टिसे से, suggests that the production of goods and services inherently leads to the generation of an equivalent level of demand in the economy। इनका कहना यह था कि जितनी आप इकोनॉमी में प्रोडक्शन करोगे उसी से ही, उसी के इक्विवेलेंट आपकी डिमांड जनरेट हो जाएगी। क्यों? इनका क्लासिकल्स का क्या कहना था कि जितनी हम प्रोडक्शन करेंगे उसी हिसाब से हम वेजेस देंगे और वही वेजेस हमारे पास आएगी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, जब लोग हमारे ही प्रोडक्ट्स को खरीद लेंगे। मतलब जितना मैं, मान लो आज मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, 10 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करी, इसके लिए मैंने लेबर को मान लो 1000 रुपीज दिए, तो ये जो 1000 है ना, ये धीरे धीरे करके मेरे पास ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये 1000 कहाँ स्पेंड होंगे? ये उसी 10 यूनिट में स्पेंड होंगे जो मैंने खुद प्रोडक्शन की है जिसकी। तो घूम के पैसा मेरे पास ही आएगा। तो क्लासिकल का ये कहना है कि सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट करती है, क्योंकि अगर मैं ही सामने से पैसा दे रहा हूं तो वो घूम के पैसा मेरे पास ही तो आएगा। क्योंकि इस टाइम फ्रेम में क्लासिकल जो थे उन्हीं के पास ही रिसोर्सेस थे और वो ही मतलब मार्केट को चला रहे थे। तो वो सोचते थे हम ही सुप्रीम है, जितना हम देंगे उतना ही घूम के हमारे पास आएगा। तो आगे चलते हैं, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। सेज लॉ सबसे पहले यही है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो कई बार याद नहीं रहता सप्लाई क्रिएटेड ओन डिमांड, तो मैंने ये चीज करके ऐसे से है तो उन्होंने क्या कहा, सप्लाई, सप्लाई से वैल्यू शुरू हुई, तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये किसका कहना था? ये था सेज का, जो ये कहते थे एक्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ही इनकम जनरेट करेगी, जो कि टर्न करेगी इन द डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट्स, कि जितना मैं प्रोड्यूस करूंगा उसके हिसाब से मैं इनकम दूंगा लोगों में, और वही इनकम वो एज अ डिमांड करके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो इक्विलिब्रियम कब होगा? तो जब मार्केट जो है नेचुरली एग्जिस्ट कर जाएगी, नेचुरली अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट करता है खुद ही पहुंच जाएगी, विदाउट द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये हमने इकोनॉमिक थ्योरीज की जो वीडियो थी उसमें यही पढ़ा था कि क्लासिकल्स का ये कहना था कि गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, मैनेजमेंट करना, वो उसमें बिजी रहे, मार्केट खुद एडजस्ट हो जाएगी, उसमें गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही से का कहना था कि विदाउट द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। थर्ड वन, यहाँ पर ये मनी के रोल को क्या बोलते हैं? से कहते हैं कि फोकस करता है रियल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो से है वो कहते हैं रियल जो फैक्टर्स है ना वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, और मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बस इस प्रोडक्शन कंजम्पशन को करने का एक जरिया है जो कि मनी के थ्रू होता है। तो ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मनी कोई तुम्हारी डिमांड को क्रिएट नहीं करती। इसे कहते हैं कि रियल आउटपुट, मैंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा, उस गुड की कितनी वैल्यू है वो डिटरमाइन करेगी। तो जो मेन चीज है वो गुड है, ना कि मनी। मनी है जो हम बस ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। तो सिर्फ मनी सप्लाई अलोन वो डिटरमाइन नहीं कर सकता कि कितनी डिमांड या कितनी सप्लाई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? एम्प्लॉयमेंट। तो सेज का ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो अगर इकोनॉमी में हो रहा है ना वो टेम्पररी है,
और वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि स्किल की मिसमैच है या लोकेशन की, रेदर देन लैक ऑफ डिमांड। कि लैक ऑफ डिमांड से एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ भी रहा है तो वो टेम्पररी है। हो सकता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो, स्किल्स नहीं मैच कर रही, हो सकता है फ्रिक्शनल हो, और ना शॉर्ट रन ही होगा, टेम्पररी होगा। क्योंकि क्लासिकल्स का क्या कहना था, इन लॉन्ग रन we will achieve equilibrium, we will be in equilibrium। तो क्लासिकल्स का जो हम कर्व बनाते हैं एग्रीगेट सप्लाई, उनका कर्व इसीलिए वर्टिकल होता है क्योंकि कहते हैं लॉन्ग रन में तो हम इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, अगर कोई भी मिसमैच हो रहा है तो टेम्पररी हो रहा है वो। तो वही उसी पॉइंट से ये चीज निकल के आती है कि इनका कहना ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है ना इकोनॉमी में अगर किसी भी पॉइंट पे, तो वो टेम्पररी है, लॉन्ग रन में सब चीज एडजस्ट हो जाएगी और हम फिर से अपनी फुल कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जो है लॉन्ग रन में खुद ही अपने आप रिटर्न हो जाएगा फुल कैपेसिटी पे। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ये कहते हैं जो ग्रोथ है ना वो प्रोडक्शन डिराइव करता है। क्यों? क्योंकि उनका कहना ही ये था जो हम बेचेंगे उसी से ही मार्केट पूरी चल रही है। तो ग्रोथ भी किससे होगी? जितना हम प्रोड्यूस करेंगे। तो बाय इंक्रीजिंग सप्लाई थ्रू इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करके सप्लाई को बढ़ाती हूँ या इनोवेशन करके सप्लाई को बढ़ाती हूँ तो डिमांड अपने आप नेचुरली उसी चीज को फॉलो करेगी। तो यहाँ पे जो मतलब जो डिराइव कर रहा है ग्रोथ को वो प्रोडक्शन है, ना कि डिमांड या कंजम्पशन। तो ये सप्लाई साइड के इकोनॉमिस्ट जो क्लासिकल्स थे वो सप्लाई साइड पे बेस्ड थे। उनका ये था कि प्रोडक्शन ही डिटरमाइन करेगा कि ग्रोथ कितनी होगी एंड सो ऑन, रेदर देन डिमांड। फिर क्रिटिसिज्म भी आए इसके। तो हमने, आपने जब अगर वो वीडियो देखी है, नहीं देखी तो एक बार देख के आना आप। तो क्लासिकल्स क्यों फेल हुए और उनके बाद केन्स आए। तो क्लासिकल्स और केन्स के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही डिफरेंट थे। तो अब ये सेज लो जो है वो क्लासिकल है, तो इनका क्रिटिसिज्म सबसे पहले किसने किया? केन्स ने किया। तो सेज लो ने फेस किए क्रिटिसिज्म स्पेशली फ्रॉम द केन्शियन इकोनॉमिस्ट ने। सबसे पहले आप कह सकते हो जो मेन थे इनके क्रिटिसिज्म वो केन्स ने खुद किया है। वो कहते हैं डिमांड डज नॉट ऑलवेज इक्वल सप्लाई। आप लोग कह रहे हो कि सप्लाई जितना हम करेंगे डिमांड उसके साथ मीट हो जाएगी, लेकिन हमेशा ये चीज नहीं हो सकती, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, जो कि हमने ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे देखा ही है। जब मैंने आपको ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक थ्योरीज वाले में समझाया था तो यही तो दिखाया था ना कि जब डिमांड इक्वल नहीं हो पाई सप्लाई के, जब भी तो ग्रेट डिप्रेशन आया ना। तो उसी टाइम की बात कर रहे हैं कि डिमांड हमेशा इक्वल नहीं होता इकोनॉमिक डाउनटर्न के टाइम अगर आप देखो तो। और इन्हीं की वजह से और लैक ऑफ डिमांड की वजह से ही एक बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्टेंस रहता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहती है और रिसोर्सेज जो है वो अंडर यूटिलाइज होते हैं। और वो चैलेंज करते हैं आपका जो आइडिया है कि सेल्फ करेक्टिंग मार्केट है कि लॉन्ग टर्म में सब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने खुद भी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे हमने यही चीज देखी थी, जब डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस हुआ और क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम छोड़ते तो वो हम ग्रेट डिप्रेशन से निकल ही नहीं पाते। वहां पे केन्स आए, उनकी थ्योरीज आई जिसने हमें ग्रेट डिप्रेशन से निकाला। तो वही बात आती है कि सेज लॉ का क्रिटिसिज्म किया केन्स ने। उन्होंने ये कहा हमेशा डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं होती और जब लैक ऑफ डिमांड होती है उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और अंडर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज के, जिसकी वजह से अपने आप सेल्फ करेक्टिंग मार्केट नहीं हो पाता है, मतलब मार्केट अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाती। एज अ रिजल्ट हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या नहीं निकल सकते। तो उन्होंने वहां पे बताया था रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, सो दैट्स इट। ये छोटा सा ही था सेज लॉ इन्होंने क्या बोला था, तो मैंने सोचा एक वीडियो में कवर करो। तो सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।